आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज के खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में। मैं हूं आपके साथ रंजना राज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। थानों में वर्षों से खड़ी गाड़ियां हो रही कंडम, जिम्मेदारों से जवाबदेही की गई मांग, नीलामी प्रक्रिया तेज करने की उठी अपील। राजनांदगांव की पवित्र धरती ने एक बार फिर महसूस किया गर्व, संस्कार धानी के लाल ने दिखाई दमदारी, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित मैराथन में हासिल किया कांस्य पदक। नवा रायपुर में होगी आदिवासी अधिकारों की हुंकार, आदिवासी वर्ग का राज्यव्यापी प्रदर्शन पर ऐलान, सरकार से की ठोस कार्रवाई की उम्मीद। महेंद्र धुवे की कामयाबी से गुंजा प्रदेश, देश की कमान संभालेंगे संस्कार धानी के महेंद्र। अंडर 19 वॉलीबॉल टीम में मिली कप्तानी। धरती आभा अभियान से जुड़ेंगे आदिवासी, योजनाओं का मिलेगा अब सीधा लाभ। खैरागढ़ में कलेक्टर ने प्रेस वार्ता आयोजित कर दी जानकारी। हेडलाइन के बाद अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले के कई थाना क्षेत्रों में वर्षों से पुलिस के द्वारा जब्त की गई गाड़ियां रखी हुई है, जिसमें से कई वाहन पूरी तरह से कंडम हो चुके हैं। ये गाड़ियां धूप और बारिश की मार से पूरी तरह खराब हो रही है। वहीं स्थानीय पुलिस के द्वारा बताया गया कि ऐसी गाड़ियों को शासन की अनुमति के बाद ई नीलामी के माध्यम से बेचा जाता है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार ये वाहन मुख्य रूप से दुर्घटनाग्रस्त वाहन या चोरी अपराधों में पकड़ी गई गाड़ियां होती हैं, जिन्हें संबंधित थानों में जब्त कर रखा जाता है। जब वाहन मालिक लेने नहीं आते हैं और आवश्यक कार्यवाही पूरी होने के बाद थाने शासन को पत्र भेजते हैं, उसके बाद गाड़ियों की ई नीलामी की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसमें इच्छुक नागरिक आते हैं और इन गाड़ियों को खरीदते हैं। हालांकि वाहनों के लंबे समय तक थाने में रखने के कारण उनकी हालत खराब होती जा रही है, जिससे गाड़ियों का दाम भी घट जाता है। इस संबंध में स्थानीय लोगों का कहना है कि थानों में गाड़ियों की देखरेख और नीलामी प्रक्रिया में तेजी लानी चाहिए, ताकि वाहन खराब ना हो और जनता को बेहतर सेवा मिल सके। थाने में जो अपराध में लगातार गाड़ियां जब्त होती रहती हैं, एक रूटीन की प्रक्रिया है और इनके साथ साथ इनके निकाल की और राजसात की कार्यवाही भी साथ साथ चलते रहती है। राजसात करने से जो तस्कर होते हैं, चाहे वो शराब तस्कर हो, गांजा तस्कर हो या पशु तस्कर हो, इनके गाड़ियां राजसात होने से इनको हतोत्साहन मिलता है। साथ ही राजसात की कार्यवाही, नीलामी की कार्यवाही होने से थानों में भी जगह पर्याप्त मात्रा में मिलती है। अभी लगभग जिले में 111 आबकारी के प्रकरण के तहत, एनडीपीएस के तहत 5 और पशु तस्करी के तहत 10, कुल 126 गाड़ियां का चिन्हांकन किया गया है, जिनके राजसात की प्रक्रिया जो है चालू कर दी गई है। शीघ्र ही इनकी राजसात और नीलामी की कार्यवाही कंप्लीट कर ली जाएगी, जिससे एक पशु तस्करों को एक संदेश जाएगा कि ऐसी गलत गतिविधियों में संलिप्त ना हो। साथ ही थाने में भी इसमें एक जो स्थान की समस्या है उससे भी निजात मिलेगी और ये जो प्रक्रिया है शीघ्र पूरी कर ली जाएगी। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के अधिकारी, कर्मचारियों और सामाजिक संगठनों ने नवा रायपुर के तूता धरना स्थल पर एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद करने की तैयारी में है। इस आंदोलन में प्रदेश भर से हजारों की संख्या में समाज के संगठन, अधिकारी, कर्मचारी और सामाजिक कार्यकर्ता पहुंचेंगे। वहीं आंदोलन के माध्यम से आदिवासी समुदाय की कई वर्षों से लंबित मांगों को सरकार के समक्ष जोरदार तरीके से उठाया जाएगा। इनमें प्रमुख मांग पदोन्नति में आरक्षण, सरकारी नौकरी में आरक्षण की प्रभावी व्यवस्था और संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा और क्रियान्वयन जैसे मुद्दे हैं। वहीं आंदोलनकारी संगठनों का कहना है कि यह धरना प्रदर्शन केवल एक विरोध नहीं, बल्कि संवैधानिक हकों और सामाजिक न्याय की लड़ाई है। जनपद पंचायत खैरागढ़ के अंतर्गत विभिन्न ग्राम पंचायतों में स्वच्छता शुल्क कलेक्शन के लिए विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविर के माध्यम से ग्रामीणों को स्वच्छता शुल्क के महत्व के बारे में जागरूक किया जा रहा है और शुल्क वसूली की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जा रहा है। शिविर के दौरान ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा ग्रामीणों के साथ बैठकर यूजर चार्ज के उपयोग, उद्देश्य और इससे होने वाले लाभ पर चर्चा की गई है।
बताया गया कि इस शुल्क के माध्यम से गांव में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, नालियों की सफाई और सड़कों को स्वच्छ जैसी आवश्यक सेवाओं को बेहतर किया जा सकेगा। इस पहल के अंतर्गत प्लास्टिक कचरे के कम उपयोग के लिए भी जागरूकता फैलाई जा रही है। खबर है बालों से, जहां तांदुला जलाशय क्षेत्र में बने तांदुला इको रिसोर्ट को लेकर एक बार फिर विवाद गहराता जा रहा है। कभी वाटर वर्ल्ड में गंदे पानी के उपयोग को लेकर सवालों के घेरे में आया यह रिसोर्ट अब मछुआरा समुदाय की रोजी रोटी पर संकट बन गया है, जिसे लेकर जनदर्शन में मछुआरे समुदाय के लोगों ने कलेक्टर के सामने अपनी समस्या रखते हुए कहा कि रिसोर्ट संचालकों की मनमानी के कारण उनकी आजीविका खतरे पर पड़ गई है। मछुआरों का आरोप है कि तांदुला जलाशय तक मछली पकड़ने के लिए जो पारंपरिक रास्ता वे वर्षों से इस्तेमाल करते आ रहे थे, उसे कटीली तारों से घेर दिया गया है। इस वजह से करीब 150 परिवारों को अपने जीवन यापन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामवासियों और मछुआरा समुदाय ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही उनके जलाशय तक पहुंचने की व्यवस्था नहीं की गई तो वे बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे। मछुआ भाइयों के लिए आए जाए के रास्ता मैंने रिसोर्ट वाले है ना पूरा घेर चुके हैं और टाइम में नहीं खोल सके अपन रिसोर्ट सेंटर ला। और हमें हमारे मछुआ ला 4 बजे रात में जाना पड़ती और वो 8 बजे खुलते तो कितना टाइम चाहिए मछुआ मान काम करे डैम में। अपन कितना साल हो गए जो हम मछली पकड़े किस तरह काम करते? हमारे बाप दादा से चले आते जब से बांध बने तब से। हाँ। हमारे बाप दादा मन पूरा मछली मारने के काम करा थे, अभी भी हम मछली मारे काम करता तो का है रिसोर्ट वाला वहाँ आके पूरा घेरा कर लिए है। उधर हमारा रास्ता नहीं मिला पाते तो हमारा अटक भटक हो जाती, इधर उधर जाना पड़ा थे और ज़्यादा रास्ता जाने के लिए ढूंढना पड़ते तो बड़े जंगल पर पड़ जाते बीच में। तो जंगल पड़ते ना तो जंगल पड़ते तो वहाँ शेर भालू कुछ कहीं रात बिहार में से निकल जाता है तो हम डर हुए थे तो हमारे जाल फाना देख नहीं पान तो हमारा धंधा पानी हमारा हर समय वही छर है, हमारा धंधा पानी और कुछ नहीं है। बता बने मैं अपना एक कलेक्टर के पास मैं समस्या लेकर आया हूँ कि जो मेरे को इस जलाशय में जीवन अपना करता हूँ मछली मारकर, और इसमें मेरे लिए जाने आने के कोई रास्ता नहीं है मछुआरों के लिए, और इस पूरा काटिल तार से घेरा लगा दिया हुआ है। मैं यहाँ कुछ जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, और मार अगर जंगल से बचा हुआ है तो जंगल से जाने से जानवर का शिकार बन सकता हूँ। तो मैं इधर से जाने आने के लिए रास्ता का साधन मांगने आया हूँ कलेक्टर पे। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां बालो थाना क्षेत्र के कुर्सीबार गांव से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जहां खेत में काम करने के बाद गीला कपड़ा तार में सुखा रहे एक 25 वर्षीय युवक की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई है। मृतक की पहचान कुर्सीबार निवासी रूप नारायण के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक के खेत में एक मोटर पंप लगा हुआ है, जिस तार में कपड़ा सुखाने के लिए डाला गया था वह मोटर के पास से गुजर रहा था। आशंका है कि बिजली के कनेक्शन में गड़बड़ी के कारण तार में करंट प्रवाहित हुआ है और जिससे यह हादसा हुआ है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। छुरिया विकासखंड के ग्राम पंचायत राना मटिया के आश्रित ग्राम छिंदराव के ग्रामीणों को आजादी के बाद पहली बार जनप्रतिनिधियों का आशीर्वाद मिला है। वहीं ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों को छोड़कर अब तक कोई भी जनप्रतिनिधि इस दूर दराज के आदिवासी गांव नहीं पहुंचा था। छुरिया जनपद पंचायत अध्यक्ष संजय कुमार सिन्हा ने जनपद सदस्य जैमुनबाई कंवर के माध्यम से ग्रामीणों के निवेदन को स्वीकार करते हुए गांव का दौरा किया। दोनों पदाधिकारी लगभग 2 किलोमीटर लंबी पगडंडी से पैदल ग्राम पहुंचे। ग्रामीणों ने सनबोरा जलाशय के निचले हिस्से में रोड निर्माण की मांग की, लेकिन वन विभाग की जमीन होने के कारण यह संभव नहीं हो पाया। मौके पर अध्यक्ष संजय सिन्हा ने खुज्जी रेंजर भंडारी से बातचीत कर वन मार्ग के रूप में इसे व्यवस्थित करने का आग्रह किया है, जिस पर रेंजर ने वन मार्ग बनाने के नियम समझाए और आगे की कार्यवाही के लिए सरपंच को आवश्यक दस्तावेज तैयार करने को कहा है।
राजनांदगांव की पवित्र धरती ने एक बार फिर गर्व महसूस किया है जब शहर के होनहार धावक उमेश ने दक्षिण अफ्रीका में आयोजित प्रतिष्ठित मैराथन में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया है। आपको बता दें कि इस दौड़ को अल्टीमेट ह्यूमन रेस भी कहा जाता है। उमेश ने एक अनूठी रणनीति के साथ इस दौड़ में भाग लिया। यह मैराथन विश्व के सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण मैराथन में गिना जाता है। इसमें धावक को 79.98 किलोमीटर की कठिन दूरी तय करनी होती है। वहीं उमेश ने इस अद्भुत उपलब्धि का श्रेय अपनी पत्नी, बेटी और रनिंग टीम के राजनांदगांव के रनर्स को दिया है। इनके समर्थन और प्रेरणा से वे मुकाम तक पहुंचे हैं। राजनांदगांव रेंज स्तर पर पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य नवीन कानून के तहत अपराध विवेचना में सहायक तकनीकों जैसे कि वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और डिजिटल साक्ष्यों के संग्रहण की विविधों पर दक्षता प्रदान करना था। यह कार्यक्रम पुलिस महानिरीक्षक के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक सभागृह में संपन्न हुआ। प्रशिक्षण में राजनांदगांव, कबीरधाम, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़, छुई खदान सहित रेंज के चारों जिले से 50 से अधिक लोग शामिल हुए। खैरागढ़ के भरदाकला गांव के निवासी और पीएम श्री डॉक्टर पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी स्कूल के कक्षा 12वीं के छात्र खोमन लाल साहू का चयन जापान में आयोजित होने वाले सकुरा साइंस प्रोग्राम 2025 के लिए हुआ है। यह कार्यक्रम विश्व के मेधावी छात्रों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवीनतम अनुभव और नवाचारों से अवगत कराता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खोमन का चयन भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिक विभाग नई दिल्ली के द्वारा किया गया है, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। खोमन के पिता जो खेती किसानी और बिजली मिस्त्री का काम करते हैं, उन्होंने कहा कि मुझे अपने बेटे पर गर्व है। उसने अपने पूरे गांव और जिले का नाम रोशन किया है। इस अवसर पर विधायक यशोदा वर्मा ने भी खोमन लाल को बधाई दी और उसके उज्जवल भविष्य की कामना की है। मैं अभी 12वीं कक्षा बायो का विद्यार्थी हूँ और मेरे स्कूल का नाम पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी है। और मेरे पूर्व स्कूल जहाँ से मेरा इंस्पायर आर्ट का जर्नी शुरू हुआ है, उनका स्कूल का नाम है शासकीय हाई स्कूल भरदाकला और मेरे मॉडल का नाम है स्मार्ट स्कूल बैग। मेरे गाइड टीचर थी जिन्होंने मेरे मॉडल को बनाने में सहायता की है, उनकी नाम है मिसेस पायल मेश्राम जी। जैसे कि आप जानते हैं मैं देहात से हूँ, तो मेरे मॉडल को बनाने में बहुत सारी दिक्कत आई। तो उन दिक्कतों के कारण जैसे मेरे जो फीचर्स लगाए हैं मॉडल में वो यहाँ अवेलेबल नहीं होता, तो उनके लिए जो मेरे सर थे जिन्होंने मेरे लिए ये अरेंज किया, वो विशेष गौरव सर को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और जैसे मैं डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल लेवल में गया हूँ, तो वहाँ पे मेरे मार्गदर्शन करने के लिए श्रीवास्तव सर थे, मैं उनको भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। और जो मेरा लड़का है खोमन साहू, वो उसको इंस्पायर अवार्ड की तरफ से जापान जाने का अवसर मिला है। हम लोग को तो पहले विश्वास नहीं हुआ कि हमारा लड़का इतना बड़ा ये हो जाएगा करके, ना उतना ध्यान नहीं दे रहा था। बच्चा इतना आगे जा रहा है, तो आप लोग का कुछ सपना है? सपना तो बहुत है कि हमारा क्या बनाना चाहते हो बच्चे को? हम अब उसके हिसाब से इसका देखते हुए इसका जो साइंस का ही प्रोजेक्ट करवाना चाहते हैं, वैज्ञानिक बनाना। जी। सर्वप्रथम मैं इंस्पायर मानक अवार्ड के बारे में बताना चाहूंगा कि कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 10वीं तक के बच्चे प्रतिवर्ष हर विद्यालय से 5 बच्चों का इसमें नॉमिनेशन होता है, जिसमें से DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस भारत सरकार के द्वारा अच्छे मॉडल का चयन ऑनलाइन किया जाता है। फिर बच्चों को प्रति मॉडल के हिसाब से 10,000 रुपए बच्चे के खाते में सीधा ट्रांसफर किए जाते हैं। बच्चा उस 10,000 में अपना मॉडल बनाता है, फिर जिला स्तरीय प्रतियोगिता, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता और फिर राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता में अपना भागीदारी देता है। राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता में जो मॉडल चयन होते हैं और जो फर्स्ट लेवल मॉडल होते हैं, उनको जापान सकुरा कार्यक्रम के तहत जापान जाने का मौका मिलता है। ऐसे DNO मैं खैरागढ़ जिला से ये बताना चाहूंगा कि इंस्पायर मानक अवार्ड में खैरागढ़ जिले को बने हुए 2 ही वर्ष हुए हैं, परंतु अभी तक के खैरागढ़ जिस प्रकार से संगीत के क्षेत्र में आगे रहा है, अब विज्ञान के क्षेत्र में भी दिल्ली में अपने 3 मॉडल का प्रदर्शन वो कर चुका है। सबसे पहले तो आप समझ जय जोहार है, नमस्कार है। और आज यहाँ
बहुत खुशी के माहौल है आज विधायक निवास में। और सबसे ज्यादा खुशी से मोला होती है कि हमार गांव हरदा एला हमेशा से मैं अपन गांव मानता हूँ। वहाँ से मैं खेती किसानी से रख के उठ के आज यहाँ तक के पहुंचा हूँ गाँव में। वो गाँव के आज हमारा लड़का है जिन कम उम्र में आज इंस्पायर मानक अवार्ड के लिए अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड के लिए चयनित हुए जिन जापान जाके ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और पूरा ग्रामवासी भी आए, मम्मी पापा भी आए, दादी दादा सब जन यहाँ उपस्थित हुए। मैं पूरा खैरागढ़ विधानसभा की तरफ से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि आप लगातार ऐसी ही आप बहुत आगे जाओ और आगे चल के वहाँ अपन जिन प्रदर्शनी जिन करूँ वाला बहुत अच्छा से करूँ। प्रकृति से जुड़ाव और सामाजिक सरोकार के लिए पहचाने जाने वाले जितेंद्र मान सिंह साहू ने अपने जन्म दिवस को इस बार एक खास मकसद के साथ मनाया। उन्होंने पक्षी बचाओ अभियान की शुरुआत कर एक बार फिर साबित किया कि सेवा ही असली उत्सव है। इस अभियान के तहत जितेंद्र साहू ने पानी के बर्तन पक्षियों के लिए वितरित किए और पेड़ पौधों पर उन्हें स्थापित किया ताकि गर्मी के मौसम में पक्षियों को पानी और सुरक्षित ठिकाना मिल सके। इस अवसर पर जितेंद्र साहू ने कहा कि आज के दौर में पक्षियों की घटती संख्या चिंता का विषय है, जिसके पीछे जंगलों की कटाई और शहरीकरण के साथ कई प्रमुख कारण हैं। यह पहल एक प्रेरणादायक उदाहरण है कि व्यक्तिगत उत्सव को भी सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ा जा सकता है। वहीं जितेंद्र मान सिंह साहू की यह सोच निश्चित ही युवाओं के लिए एक मिसाल बनेगी। राजनांदगांव जिले के होनहार वॉलीबॉल खिलाड़ी महेंद्र ध्रुवे को भारत के अंडर 19 वॉलीबॉल टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। इस बड़ी उपलब्धि पर महेंद्र को पूरे प्रदेश से बधाई मिल रही है। वहीं महेंद्र की यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ के खेल इतिहास में एक और सुनहरा अध्याय जोड़ती है। इसी सिलसिले में छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने महेंद्र को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारे संस्कारधानी राजनांदगांव के प्रतिभाशाली युवा महेंद्र ध्रुवे को यह जिम्मेदारी मिलना पूरे प्रदेश के लिए गर्व की बात है। यह सफलता छत्तीसगढ़ के खेल प्रतिभा और युवा ऊर्जा का प्रतीक है। डॉक्टर रमन सिंह ने यह भी कहा कि मुझे विश्वास है कि आपके जैसे युवाओं की प्रेरणादायक सफलता से न केवल राजनांदगांव बल्कि पूरे प्रदेश के युवा नई ऊंचाइयों को छुएंगे। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां जिला मुख्यालय मोहला में सुकमा जिले में शहीद हुए एएसपी आकाश राव को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। श्रद्धांजलि सभा में जिले के वरिष्ठ अधिकारियों, पुलिसकर्मियों, जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। एएसपी आकाश राव को छत्तीसगढ़ पुलिस के सबसे प्रतिबद्ध और साहसी अधिकारियों में शुमार किया जाता था। उन्होंने नक्सल प्रभावित इलाकों खासकर मानपुर, मोहला और सुकमा में लंबे समय तक सेवाएं दी है और कई महत्वपूर्ण नक्सल विरोधी अभियानों का नेतृत्व किया है। आदिवासी समुदाय के सर्वांगीण विकास को समर्पित धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान को लेकर खैरागढ़ कलेक्टर सभा कक्ष में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस वार्ता की अध्यक्षता जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल ने किया है। अभियान की दीर्घकालीन योजनाओं में प्रधानमंत्री आवास योजना, संपर्क सड़कें, जल आपूर्ति जैसे महत्वपूर्ण विकास कार्य शामिल हैं। कलेक्टर ने बताया कि यह अभियान जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष के अवसर पर 15 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अभियान का उद्देश्य जनजातीय समाज की सामाजिक आर्थिक स्थिति में को बेहतर करना है और उन्हें सरकारी योजनाओं की मुख्यधारा से जोड़ना है। इस अभियान की शुरुआत 15 जून से 30 जून तक जिले के आदिवासी बाहुल 16 चयनित ग्रामों में चलाया जाएगा। कलेक्टर ने बताया कि खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जिले के 2 विकास खंडों में इन 16 ग्रामों में शिविर के माध्यम से केंद्र सरकार के 17 मंत्रालयों की 25 योजनाओं का लाभ सीधे पात्र ग्रामीणों को प्रदान किया जाएगा। तहत एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी, जिसमें कि इस जिले में चलाए जा रहे धरती आबा माँ उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत जो गतिविधियां दी जा रही हैं उनके बारे में पत्रकार बंधुओं से जानकारी साझा की गई। और इसके अंतर्गत हमारे पास 9 और 7 ग्राम विभिन्न विकास खंडों में आ रहे हैं, जिसके अंतर्गत ये अभियान चलाया जाएगा, जहाँ पे भी जनजातीय पॉपुलेशन 50% से अधिक है और ग्राम की संख्या भी 500 के ऊपर है। और इसमें जितनी भी केंद्रीय शासन की और राज्य शासन की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनके बारे में
जानकारी भी एकत्रित की जा रही है और उसमें जहाँ जहाँ भी गैप है उस गैप को इस अभियान के माध्यम से फुलफिल किया जाएगा। इसके अलावा भी जहाँ पर भी इंफ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स के बारे में कुछ आवश्यकता निकल के आ रही है तो उसको भी इस अभियान के माध्यम से जहाँ पे भी ज़रूरत है उसको एक प्रस्ताव के माध्यम से इस अभियान के अंतर्गत भेजा जाएगा और स्वीकृत होने पर उस पर भी कार्रवाई करेंगे। मिशन संडे टीम ने एक बार फिर समाज के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का परिचय दिया है जब स्वच्छता दीदियों के साथ मिलकर श्रमदान किया और शहरवासियों को स्वच्छता के प्रति प्रेरित किया है। टीम ने इस अभियान की शुरुआत खैरागढ़ के शनि मंदिर के पीछे स्थित घाट और नदी क्षेत्र की गहन सफाई से की है जहां जलकुंभी और कचरे की भरमार थी। इस अवसर पर मिशन संडे के संयोजक मनराखन देवांगन ने कहा कि स्वच्छता केवल एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि समाज सेवा और हमारी पहचान है। जब पूरा समाज मिलकर कदम उठाता है तो बदलाव अवश्य होता है। पॉलीथीन मुक्त शहर का सपना तभी साकार होगा जब हर नागरिक इस मुहिम का हिस्सा बनेगा। वहीं इस अभियान के दौरान नगर पालिका के अधिकारी, कर्मचारी, सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न वर्गों के नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां छुरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत आमगांव स्थित बग्गा केलाबाड़ी में मजदूरी कर रहे एक श्रमिक की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक की पहचान भागवत यादव के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार भागवत यादव रोज की तरह केलाबाड़ी में मजदूरी का कार्य कर रहा था। इसी दौरान वह आकाशीय बिजली गिरने से गंभीर रूप से झुलस गया। मौके पर मौजूद अन्य मजदूरों ने तुरंत उसे एम्बुलेंस की सहायता से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इस हादसे की सूचना मिलते ही विधायक ने शोक प्रकट कर मौके पर मौजूद एसडीएम को निर्देशित किया कि आरबीसी यानी कि राजस्व पुस्तक परिपत्र के अंतर्गत मृतक के परिजनों को शीघ्र मुआवजा प्रदान करने के लिए प्रकरण तैयार किया जाए। बालोद जिले में शराब दुकान के बाहर हुए विवाद में एक व्यक्ति की जान चली गई। मामला डोंडी लोहारा क्षेत्र का है, जहां शराब खरीदने आए युवक जालम आमदो और उससे शराब पिलाने की दबाव डालने वाले रहे विजय बघेल के बीच कहासुनी हो गई। जानकारी के अनुसार जालम शराब खरीदने लोहारा पहुंचा था। इसी दौरान विजय बघेल ने उसे शराब पीने को कहा। विवाद बढ़ने पर दोनों में मारपीट शुरू हो गई, जिसके बाद आरोपी ने पास में रखे लोहे की पाइप से विजय के सिर पर वार कर दिया। एसडीओपी ने बताया कि आरोपी जालम के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्यवाही जारी है। लोहारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत डोंडी लोहारा शराब भट्टी के पास दो युवकों के बीच में लड़ाई हुआ, जिसमें से एक युवक जिसका नाम विजय बघेल है उसको किसी दूसरे भी एक युवक ने एक लोहे के रॉड से मारा है, जिससे कि सिर पे चोट आने के कारण युवक की ऑन द स्पॉट डेथ हुआ था। पुलिस ने जो आरोपी है उसको अरेस्ट कर लिया है, साथ ही साथ जब्ती की कार्रवाई और आगे की विवेचना जारी है। क्या वजह सामने अभी हत्या की वजह का तो जो सामने आ रहा है वो आपसी झगड़े का ही है। ये शराब पीने के नाम पे आपसी झगड़ा हुआ था दोनों के बीच में और आगे विवेचना जारी है इसमें, और इसके बाद भी कोई अगर बात सामने आती तो उसका खुलासा करेंगे। आरोपी गिरफ्तारी हो गई है, उससे जब्ती और आगे की विवेचना की जा रही है। बालोद जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां बालोद थाना क्षेत्र के ग्राम बगमारा में एक 65 वर्षीय महिला की उस वक्त बेरहमी से हत्या कर दी गई जब उसका बेटा विशाखापट्टनम में अपना जन्मदिन मना रहा था। मृतका की पहचान गीताबाई देवांगन के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार मृतिका का बेटा टुकेंद्र देवांगन अपने दोस्तों के साथ विशाखापट्टनम में बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए गया हुआ था। इसी दौरान उसे सूचना मिली कि उसकी मां की हत्या कर दी गई है। सूचना मिलते ही फॉरेंसिक टीम और बालोद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। ग्रामीणों और पुलिस के अनुसार मृतिका के सिर और गले पर धारदार हथियार से कई वार किए गए थे। घटना के वक्त घर पर मृतिका की बहू खिलेश्वरी ही मौजूद थी। पुलिस फिलहाल उससे पूछताछ कर रही है और पारिवारिक विवाद के एंगल से मामले की जांच की जा रही है। थाना बालोद के ग्राम बगमरा में एक 65 वर्षीय महिला के मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर थाना स्टाफ के द्वारा जाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। प्रथम दृष्टया ये जो है मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। इसमें एफएसएल टीम वगैरह को बुलाया गया है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। मर्ग कायम पंचनामा कार्रवाई किया जा रहा है और आगे जांच इसमें जारी रहेगी। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।